दोस्तों, वैसे तो हमने बहुत से सीरियल किलर्स के बारे में सुना है जो बगैर किसी वजह के लोगों की जान लेते हैं। इनमें से 90% लोग अपना दिमागी तवाजुन खो चुके होते हैं, जबकि 10% कत्ल बदले के रूप में किए जाते हैं। लेकिन आज जिस दरिंदे के बारे में हम बात करेंगे उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि इंसान इस हद तक गिर सकता है कि फिर वो इंसान कहलाने के लायक ही ना रहे। मिस्ट्री टेल्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। 2005 से 2007 के दरमियान इंडिया के शहर नोएडा के एक छोटे से गांव निठारी में अनगिनत सीरियल किलिंग्स हुई। दरअसल निठारी गांव के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जहां बड़े बड़े घर और बंगले बने हैं, जहां ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं। दूसरी तरफ स्लम है, यानी वो बस्ती जहां गरीब तबका रिहाइश पजीर होता है, जहां छोटे छोटे घर और यहां के लोग ज्यादातर मजदूरी और डेली वेजेस पे काम करते हैं। ओवर क्राउडेड इन बस्तियों में ज्यादातर लोगों के पास ना तो कोई आईडी कार्ड होता है, ना कोई बैंक अकाउंट। बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ये लोग काफी अरसे से यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, निठारी में हर आए दिन किसी ना किसी के गायब होने की खबर पुलिस को मौसूल होती, जिनमें ज्यादातर लोअर क्लास लोगों के बच्चे होते जो अचानक गायब हो जाते। इन बच्चों में से कोई भी बच्चा दोस्तों अपने घर वापस नहीं आया, क्योंकि पुलिस इन रिपोर्ट्स को सीरियस ही नहीं लेती थी, बल्कि ये कह के घर वालों को भेज दिया जाता था कि तुम्हारे स्लम्स में तो बच्चे खोते रहते हैं, इतने बच्चे हैं, एक दो बच्चों के खोने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा, वो कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। इतने सारे केसेस के बावजूद एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और बच्चे मुसलसल गायब होते रहे। फिर फरवरी 2005 को एक और केस सामने आता है 14 साला बच्ची रिम्पा हल्दर का, जो निठारी के सेक्टर 31 के पास से अचानक गायब हो गई। उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे ना ढूंढ पाए। तब आखिरकार वो पुलिस के पास गए, मगर उन्हें वहां से भगा दिया गया। रिम्पा के घर वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर वो उसे ढूंढने में नाकाम रहे, और जब सारे रास्ते बंद नजर आए तो बिलाखिर उन्होंने उसे ढूंढना ही बंद कर दिया। फिर तकरीबन 1 महीने बाद जिस सेक्टर से रिम्पा गायब हुई थी, उसी जगह कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक साथ ही मौजूद नाले में बॉल चली गई, जिसे निकालने के लिए एक बच्चा नाले के पास गया और बॉल ढूंढने लगा। तब उसे एक प्लास्टिक शॉपर में हाथ जैसा कुछ दिखाई दिया, जो कि साइज में एक बच्चे का ही लग रहा था। ये देख के बच्चे चिल्लाते हुए वहां से भाग गए और वहां के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। दोस्तों, जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां लोग जमा हो गए और इस हाथ को देखने लगे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय इस बात को अनदेखा कर दिया और वहां मौजूद 24 आई विटनेसेस यानी 24 लोगों के सामने इस बात को भूल जाने को कहा। कहने लगे ये हाथ किसी इंसान का नहीं, बल्कि ये तो किसी जानवर का है। पुलिस लोगों को बताने लगी कि ये हाथ दरअसल बंदर का हाथ है, जो इंसान के हाथ जैसा ही होता है। नोएडा पुलिस वहां से इस एविडेंस को लेके चली गई और फिर ये एविडेंस कभी सामने नहीं आया। निठारी का पोश इलाका और स्लम्स इसी नाले से डिवाइड होते हैं, और इस नाले के ठीक पीछे सेक्टर 31 में एक घर था जिसका नंबर था D5। ये बंगला मुनिंदर सिंह पांडेर का था, जो नोएडा का एक वेल्दी बिजनेसमैन था। वैसे तो इसकी पूरी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी, मगर मुनिंदर महीने में 3-4 बार इस घर में आके रुकता और अपनी फैमिली से दूर इस घर में अय्याशी करता, लड़कियां बुलाकर उनके साथ पार्टी करता और खूब पैसे उड़ाता था। लेकिन ये सिर्फ वाहिद शख्स नहीं था जो इस घर में रहता था। इसने अपनी गैर मौजूदगी में यहाँ एक नौकर रखा जो घर की साफ सफाई और देखभाल करता था। इस नौकर का नाम था सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र इस घर में अकेला रहता था। ज्यादा काम ना होने की वजह से वो ज्यादातर टीवी के आगे ही बैठा रहता और किसी जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलता था। दोस्तों, ये तो हम आपको आगे बताएंगे कि वो क्या जरूरी काम था जिसके लिए सुरेंद्र घर से बाहर निकलता था। 7 मई 2006 को नंदलाल की 17 साला बेटी पायल इसी मकान D5 के सामने से गायब हो जाती है।
देर रात गुजरने के बाद भी जब बेटी वापस नहीं आई तो नंदलाल ने आसपास पता करना शुरू किया कि उसकी बेटी गई तो गई कहाँ। थोड़ी देर ढूंढने के बाद नंदलाल की बात एक रिक्शे वाले से होती है, जो उसे बताता है कि उसी ने पायल को सेक्टर 31 के हाउस D5 में छोड़ा था। ये रिक्शे वाला पायल को छोड़ने के बाद वहीं रुका रहा, क्योंकि पायल ने उसे किराया नहीं दिया था और कहा था कि आप 2 मिनट रुकें, मैं अभी अंदर जाती हूँ और अंदर से पैसे लाकर आपको देती हूँ। काफी देर गुजर जाने के बाद जब घर से कोई बाहर नहीं आया तो रिक्शे वाला घर के गेट पे आया और बेल बजाई, जिस पे पहले तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, मगर फिर दरवाजा खोला सुरेंद्र कोहली ने, वही सुरेंद्र कोहली जो उस घर का वाहिद नौकर था। रिक्शे वाले ने नौकर से पायल का पूछा, जिसका जवाब देते हुए नौकर ने कहा वो तो कब की चली गई। रिक्शे वाला हैरानी से बोला कि भाई मैं तो पायल को छोड़ के जब से बाहर ही खड़ा हूँ, मुझे तो कोई बाहर निकलता हुआ नहीं दिखा। जिस पर नौकर ने कहा इस घर के पीछे से भी एक रास्ता बाहर को जा रहा है, पायल वहां से चली गई है। कुछ लम्हा सोचने के बाद रिक्शे वाला वहां से चला गया। नंदलाल ये सुनकर सीधा D5 सेक्टर 31 पहुंचे और बेल बजाई, मगर घर में कोई मौजूद था ही नहीं। इसके बाद बाकी बच्चों की तरह नंदलाल भी अपनी बेटी की कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गए, मगर उन्हें वहां से ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम्हारी बेटी खुद ही किसी के साथ भाग गई होगी। तुम्हारी खुद की बेटियां भागती हैं और फिर तुम लोग हमारे पास आके कंप्लेन दर्ज करवाते हो, जाओ और खुद ही जाके ढूंढो। दोस्तों, नंदलाल ने हार नहीं मानी और 1 महीने तक लगातार वो पुलिस स्टेशन जाते रहे और मिन्नत समाजत करते रहे, मगर उनकी एक बात भी नहीं मानी गई। आखिरकार जून 2006 को वो नोएडा के SSP के पास जाते हैं और उन्हें इस केस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर SSP निठारी के पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देते हैं, जिस पे पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और सबसे पहले पायल का फोन ट्रेस किया। फोन ट्रेस करने के बाद मालूम हुआ कि 7 मई की शाम को D5 में ये फोन एक्टिव था और रिक्शे वाले के जाते ही ये फोन डीएक्टिवेट किया गया था। और तो और पायल के फोन से लास्ट कॉल सुरेंद्र कोहली को ही की गई थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ सुरेंद्र कोहली ही घर में मौजूद था और रिक्शे वाले की स्टेटमेंट इस बात को वाजे कर रही थी कि पायल के गायब होने में कहीं ना कहीं सुरेंद्र का हाथ हो सकता है। बस इसी शक की बुनियाद पे पुलिस ने सुरेंद्र को अरेस्ट कर लिया। अभी अरेस्ट ही किया था और इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होती, D5 के मालिक मुनिंदर सिंह पांढेर ने अपने नौकर की जमानत करा ली, क्योंकि उस पुलिस स्टेशन में मुनिंदर की बहुत अच्छी जान पहचान थी, जिसके बायस सुरेंद्र कोहली को बगैर किसी सवाल जवाब के छोड़ दिया गया। ये सब देखने के बाद पुलिस से तंग आकर नंदलाल ने अक्टूबर 2006 को कोर्ट जाने का फैसला किया और अपनी बेटी के गायब होने का केस फाइल कर दिया, जिस पे कोर्ट के ऑर्डर्स पे एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ कि पिछले 2 साल में जितने भी बच्चे और औरतें गायब हुए थे, वो आखिरी बार इसी सेक्टर 31 के हाउस D5 के पास ही लास्ट देखे गए थे। ये जानने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी और वो उस नाले के पास आ गए जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इस बार पुलिस को वहां से और भी बहुत से प्लास्टिक बैग मिले, जिसमें इंसान की हड्डियां और इंसानी जिस्म के हिस्से थे। तकरीबन 19 से 20 बच्चों के बॉडी पार्ट्स वहां से रिकवर किए गए, जिसमें से 12 लड़कियों के बॉडी पार्ट्स थे। ये प्लास्टिक बैग्स पूरे के पूरे इंसानी हड्डियों से भरे थे और ये ठीक D5 के पीछे थे। पुलिस का शक यकीन में बदल गया और 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने एक बार फिर सुरेंद्र को अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस बार सिर्फ नौकर ही नहीं बल्कि घर के मालिक मुनिंदर सिंह पांढेर को भी अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, नाले में से इतनी ज्यादा हड्डियां और स्कल बाहर निकले कि ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। पुलिस का इन बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल था कि वो अंदाजे से DNA मैच कर रहे थे, क्योंकि इनमें से किसी एक की भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। 2 महीने अरेस्ट रहने के बाद भी पुलिस के पास कोहली या उसके मालिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
मीडिया के प्रेशर की वजह से नोएडा पुलिस को इंटेरोगेशन के लिए सीबीआई की मदद लेनी पड़ी, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया। 27 फरवरी 2008 सुरेंद्र कोहली ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एतराफ नहीं था, जो बातें सुरेंद्र ने पुलिस को बताई उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। उसने बताया कि घर के मालिक मुनिंदर सिंह का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं और ये सारा काम इसने अकेले ही किया है। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि वो रात के अंधेरे में बच्चों का शिकार करता और उन्हें घर ले जाके उनके साथ ज्यादती करता था। बचपन में सुरेंद्र अपने मामा के साथ गोश्त की दुकान पे काम करता था और इसका मामा इसके साथ ज्यादती की कोशिश करता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने पहला कत्ल बचपन में ही अपने मामा का किया था। पायल के हवाले से पूछने पे उसने पुलिस को बताया कि वो तो पायल से प्यार करता था, लेकिन एक दिन पायल ने उसे गुस्से में आकर नामर्द कह दिया, जिसके बाद वो अपने आप को काबू ना कर पाया और उसे मार दिया। उसका पल्लू चुपके से उठाया और दे उसके गले पे मरोड़ के ना पकड़े रखा, घोंट के रखा। लगे 5-7 मिनट, मुंह नोचा कुतिया ने मेरा, सब कुछ किया, लेकिन छोड़ा नहीं है? पकड़ के मर गई। ऐ साली, अब जब मर गई तब करा ना सेक्स उसको, और उसे घसीट कर छत पे बने वॉशरूम में ले गया, जहां उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने जब मजीद तहकीक की तो उसने बताया कि वो बच्चों को मार के उनके मरे हुए जिस्म के साथ सेक्स करता था और फिर उनको काट कर वो उसे कभी पका के और कभी कच्चा ही खा जाता था। बाकी के बॉडी पार्ट्स को वो प्लास्टिक में डालकर पीछे नाले में फेंक दिया करता था। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुरेंद्र कोहली का रवैया बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था। उसके लिए ये सब कोई मायने ही नहीं रखता था, क्योंकि जो गरीब बच्चे उसने मारे उनकी उसकी नजर में कोई औकात थी ही नहीं। हाँ सर, बात यह है कि मामा को मारने के बाद ना मेरे को इंसान के मीट का टेस्ट बैठ गया मुंह पे। बड़ी तलब मचती थी, मुझे चाहिए था हर 2-3 महीने में। निठारी में जहां सीरियल किलिंग्स एक तरफ हो रही थी, दूसरी तरफ ऑर्गन ट्रेडिंग का बिजनेस भी चल रहा था। पुलिस ने जब इस हवाले से सुरेंद्र से सवाल किया तो उसने बताया कि कुछ ऑर्गन्स उसने बेच दिए, जिससे उसका अच्छा कारोबार चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस दरिंदे को मेरठ के जेल शिफ्ट कर दिया गया और बिलाखिर फरवरी 2009 को सीबीआई की तरफ से इस आदमखोर को सजाए मौत दे दी गई। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत से सबक देती है कि चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी जान की अहमियत बराबर है। हमें अपने घर वालों का खास ख्याल रखना चाहिए, खास करके बच्चों का, क्योंकि हम नहीं जानते कि इंसान के रूप में कौन सा जानवर कब हमला आवर हो जाए। मिस्ट्री टेल्स की वीडियो देखने का शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मिस्ट्री टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय जरूर दें।